नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। यदि आप अन्य भी कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक समझना चाहते हैं अपनी कक्षा की लाइन बाय लाइन, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको दोनों मीडियम में हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपकी किताबें लाइन बाय लाइन समझाई गई है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर है आज अध्याय नंबर 12 पृथ्वी से परे। मतलब पृथ्वी से हमें दूर थोड़ा सा जाना है। अभी तक हम जो अध्याय 11 थे इसमें पृथ्वी पे घूम रहे थे, पृथ्वी के पदार्थ देख रहे थे, पृथ्वी के पेड़ पौधे देख रहे थे, जीव अजीव सारी चीजें हमने देख ली। उसने कहा क्यों ना लास्ट जो अध्याय है इसमें हम बात करें पृथ्वी से दूर, मतलब ब्रह्मांड में आकाश में इस अध्याय में हम घूमेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारी होती है नुब्रा से। नुब्रा मतलब नुब्रा है एक लद्दाख का एक क्षेत्र है जो काफी रमणीय, मतलब घूमने लायक है, शानदार, जो मन को अच्छा लगे उस प्रकार का एक क्षेत्र है। यहाँ के गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। मतलब हमारी जो यात्रा स्टार्ट होगी वो होगी यांगडोल और उसके भाई दोरजे के साथ। ठीक है, और ये क्षेत्र है भी उनके। उन्हें उनके परिवेश के गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है ही है। तो मतलब कि वो जब आप लद्दाख में जाओगे ना तो वहां पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, ठीक है, और वहां पे बर्फ जमी हुई है। तो उसी को लेकर इसने कहा कि उन्हें उनके परिवेश के, परिवेश मतलब चारों तरफ जो है उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना उसको बोलते हैं परिवेश। उसने कहा कि उन लोगों को जो उनके चारों तरफ गगनचुंबी, मतलब जो आसमान को ऐसे लगता है जैसे आसमान को छू, मतलब बहुत ऊंची ऊंची पर्वत शिखर है और हिमनद, हिमनद मतलब कि बर्फ जमी हुई है से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भी रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। उसने कहा कि उनको उनकी जो वहां पे पर्वत की चोटियां बर्फ जमी हुई तो शानदार लगती ही लगती है। उनके साथ साथ उन्हें क्या अच्छा लगता है कि रात में जो तारे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, चमकते हुए, वो उनको और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण नए के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। ये कहते हैं कि जो नुब्रा क्षेत्र है ना वहां पे क्या है कि मौसम लगभग बादल रहित रहता है, आसमान में किसी प्रकार के बादल नहीं होते। और इसने साथ में कहा यहाँ वायु प्रदूषण नहीं है, क्योंकि जब आप आसमान में देखोगे ना, इसको आप देख रहे हो तो वायु प्रदूषण होगा, इसमें धूल होगा, हानिकारक गैसें होंगी, तो आपको आसमान साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसने कहा कि यहाँ पर एक तो वायु प्रदूषण नहीं है, एक दूसरा आपका प्रकाश प्रदूषण, ये आपकी नई टर्म आई है और आप समझना चाहते होंगे ये प्रकाश प्रदूषण क्या हो गया अभी। ठीक है, तो प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं हम कृत्रिम प्रकाश को भी। किसको बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश? एक वो प्रकाश है जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, और एक होता है कि हम जो प्रकाश से प्रदूषण कर देते ना। आप देखना कि आप किसी गांव के पास से गुजरना, रात में दूर से देखना, तो आपको क्या है कि उसमें से एक प्रकाश का गोला दिखेगा व्यू, क्योंकि सभी ने अपने घरों की स्ट्रीट लाइट है या फिर वाहनों की, वाहन जो चलते हैं उनकी लाइट है, कंपनियां हैं उनकी लाइट जल रही है। तो उसके कारण क्या कोई प्रकाश का गोला है और वो प्रकाश आपको बताया कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश होगा, एक मिनट देखिए आप, कि ये मान लेते हैं हमारा शहर है, यहाँ पे लाइट जल रही है तो प्रकाश तो ऊपर एनवायरनमेंट में तो जाएगा। तो ये क्या है आपका प्रकाश प्रदूषण है। आप किसी शहर को दूर से देखना है, किसी गांव को दूर से देखना रात में, तो आपको अलग से ही उसमें लाइट से निकलती हुई मिलेगी, वो आपका क्या प्रकाश प्रदूषण है। लेकिन नुब्रा में ये सब चीजें नहीं है, तो वायु प्रदूषण है आपका प्रकाश प्रदूषण है कि बराबर न के बराबर होने का मतलब न के बराबर है, थोड़ा बहुत है भी। रात में आकाश बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। यांगडोल और दोरजे ने एक के बाद एक कई रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। तो उसने कहा कि वो एक के बाद मतलब रोज क्या वो तारों का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं और उनको बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं, वो जो उनको हैरान कर देते हैं भी। विस्मय का मतलब हैरान वो हो जाते हैं। बचपन से ही यांगडोल एवं दोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के संबंध में रोचक कहानियां सुनते हैं। उसने कहा कि जो ये दोनों बच्चे हैं ना बचपन से ही ये ताकि तारों की कहानियां सुनते आए हैं अपने
पूर्वजों से, अपने दादा दादी से लगा लीजिए, पेरेंट्स से लगा लीजिए। उन्हें न सुना कि प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशेष तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवा के लिए दिशा सूचक का कार्य करते थे। उसने कहा उन्होंने सुना है कि जो प्राचीन काल था ना, तो उससे क्या है कि जो नुब्रा क्षेत्र है उनका, उनसे कोई कारवा कारवा मान लीजिए आप, कोई सेना मान लीजिए कि जो सेना जाती थी ना, चाहे वो नुब्रा में हो चाहे कहीं पे भी हो, जो लोग थे वो मतलब कि तारों की सहायता से दिशा का पता लगाते थे कि कौन सी दिशा है अभी। ठीक है, ये रहा कि कुछ तारे थे विशेष, ठीक है, नुब्रा से होकर जाने वाले कारवा के लिए, कि नुब्रा से होकर जो कारवा जाता था, कारवा मतलब आप दल बोल सकते हैं, कोई भी संगठन बोल सकते हैं, सेना बोल सकते हैं, के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। दोनों बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे न जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं, उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता। पैटर्न आपने मैथ की कक्षा में पढ़ा था, पैटर्न, ठीक है, पैटर्न आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है, कि अरेंजमेंट होती है, कि पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते। मतलब कि वो क्या करते हैं कि आसमान में तारों को देखते हैं तो उनसे कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तारों से भी, आकृतियों से, काल्पनिक लाइन मन मन में जोड़कर भी। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये बना दिया अभी, ठीक है, तो आप इस प्रकार जोड़ के क्या कहेंगे मन ही मन में कि ये तो क्या बन गया, स्केल बन गया। तो इस प्रकार क्या करते थे कि वो ऐसे पैटर्न ढूंढते थे जिनमें उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते थे। क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें उसी प्रकार काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश की, जैसे आप बिंदुओं और रेखाओं को जोड़कर चित्र बनाते हैं, जैसे आपके आकाश में तारे थे ना, तो क्या आपने भी ऐसे तारों को कभी जोड़ने की कोशिश की है? आइए बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएं। आइए हम कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। ये रात्रि आकाश के एक भाग में चमकीले तारों को दर्शाया गया है। ये आपके क्या जो डायग्राम में देख चमकीले तारों को दर्शाया गया है, इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इसमें तारों के समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए कि क्या कोई पैटर्न आप बना सकते हैं। तारों को रेखाओं द्वारा जोड़िए और पैटर्न बनाइए भी। आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलते जुलते किसी जंतु या वस्तु आपके मन में क्या आता उस पैटर्न के पास लिखिए। कि आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना दीजिए भी, ठीक है, कोई भी डायग्राम आप बना दीजिए किसी प्रकार से, कोई भी वस्तु आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप जो बताया जाए वही वस्तु बनाए, आप अपनी मर्जी से इस पे आप कीजिए, इसको पैटर्न बनाइए कोई भी, कि किसी प्रकार का पैटर्न बना लीजिए आपसे बनता हो तो भी, ठीक है। जैसे ये आपका इस प्रकार का पैटर्न बन गया, कोई भी बच्चा किसी प्रकार से इसको बना सकता है, कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये वस्तु किसी से मिलती जुलती है या फिर नहीं, ठीक है। आप तो इस प्रकार से आपको इनका क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है। ये चीज समझ में आ गई। उपरोक्त चरणों को दोहराए और कुछ अन्य पैटर्न बनाए। एक पैटर्न बना लिया, फिर आप किसी अन्य दूसरा पैटर्न बना सकते हैं। अब अपने पैटर्न से संबंधित कोई रोचक कहानियां सोचिए, कि आप अपने मर्जी से कोई भी कहानी सोच सकते हैं इससे संबंधित, कि ये चीज क्यों बनी होगी, क्यों हुई होगी। जो आपने जो पैटर्न बनाया है उसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाए गए पैटर्न से कीजिए भी। अपने आपके जो मित्र ने जो पैटर्न बनाया है ना, उससे उसकी तुलना कीजिए। अपनी कहानी दूसरों को सुनाइए और उनकी कहानी आप सुनिए भी, ठीक है। क्या आपके और आपके साथियों के पैटर्न, नाम और कहानी अलग अलग है? अगर ऐसा है तो क्या यह रोचक बात है? उसने कहा कि तारे सेम थे और आपने अलग अलग पैटर्न बनाया है, आपने भी और आपके दोस्त ने, और कहानी भी अलग अलग। उसने कहा क्या ये रोचक बात नहीं है? हाँ बिल्कुल रोचक बात है। कि अभी देखिए, अब कोई दूसरा बच्चा, जब आप देखेंगे ना खुद पैटर्न बनाएंगे, यदि आपके पास विज्ञान की बुक है, यदि आप कक्षा 6 के छात्र हैं तो खुद से ही पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार आप पढ़ते रहिए, चीजें समझते रहिए। अब हम बात करेंगे तारे और तारामंडल का। क्या हम केवल मनोरंजन के लिए तारों के पैटर्न की पहचान करते हैं या फिर इनका कोई उपयोग भी है? ठीक है, कि इनका कोई उपयोग भी है क्या, या फिर ऐसे ही हम टाइम पास के लिए तारों की आकृति हम बना रहे हैं? देखिए, तारे और तारामंडल, हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तो यहाँ से एक चीज आप नोट कर देना कि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से किन चीजों का स्वयं का प्रकाश होता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपको ये
सॉरी, मैं सोच रहा ये चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि कलर मैंने इसका व्हाइट कर रखा था ना, तो इसलिए ये नहीं चल रहा था अभी। देखने का आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं और तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से चमकते हैं। आपको बताया था कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से किसका स्वयं का प्रकाश होता है, उसमें तारे दे देगा, चांद दे देगा, आपकी पृथ्वी दे देगा और कोई ग्रह का नाम दे देगा। तो ध्यान रखना कि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियां कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती है। उसने कहा कि कुछ तारे इस प्रकार से पैटर्न बनाएंगे, मतलब इस प्रकार से लाइन में, जब उनके बीच में हम काल्पनिक रेखाएं खींच के ऐसे मान लेंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि ये कुछ जानी पहचानी वस्तु है। भी क्या है? जानी पहचानी वस्तु। अगर देखो, मैं आपको ऐसा होता नहीं, पहले मैं बताता हूँ कि आपने क्या किया कि इस प्रकार का कोई क्या है आपका पैटर्न तारों ने बनाया हुआ है। तो जब आप लाइन खींच के इसको ऐसे देखते हैं ना, देखिए इस प्रकार से, तो आपको लगता है तो फोन है भी या फिर चारपाई, कुछ भी आप इसको नाम दे देते हैं। तो उसने कहा कि कई तारों के जो समूह इस प्रकार पैटर्न बनाते प्रतीत होते जिनकी आकृतियां कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती होगी। बहुत समय पूर्व जो रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वज का एक प्रमुख मनोरंजन का साधन था। उसने कहा कि बहुत समय पहले जब इतने ज्यादा मनोरंजन के साधन नहीं थे, काम भी इतना ज्यादा नहीं था, तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, रात्रि को तारों का अवलोकन करते थे और इसी प्रकार वो उनका एक गेम था कि तारों को देखकर उनसे कोई एक चीज बनाना, मतलब कोई वस्तु बनाना जानी पहचानी सी, कि ये भी आपकी हाथ बन गया या फिर ये हिरण बन गई, इस प्रकार से चीजें वो बनाते थे। उन्होंने तारों के इस पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानी के पात्रों के रूप में की। तो उन्होंने कहा कि किस-किस रूप में उन्होंने तारों को पहचाना। उन्होंने पहचाना किसी जंतु के रूप में, कि तारों को ऐसे जोड़ दिया कि ये देखो भई ये कुत्ता बन रहा है, ये देखो भई ये हिरण बन रहा है। ये चीज़ आपको आ गई समझ में? वस्तुओं अथवा कहानियों के पात्र में कोई वस्तु गई, कि ये देखिए धनुष बन रहा है, ये देखिए बाण बन रहा है, ये देखिए भी ये चारपाई बन रही। तो इस प्रकार से उन्होंने उन तारों के समूह को पहचाना। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न से नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित है। जितनी भी आपकी सभ्यताएं अलग-अलग जगह लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया, अलग-अलग समाज रहते हैं, उन्होंने ऐसी रात्रि को अवलोकन किया, उनको बता दिया कि ये चीज इसी प्रकार से आगे आएगा, कि एक ही समूह को अलग-अलग किस प्रकार से उन्होंने नाम दिया है। अब आप इतना समझ लीजिए कि लोग तारों का अवलोकन करते थे और जो समूह कोई विशेष आकृति बनाता था, उसको किसी वस्तु से मिला के उस वस्तु का नाम दे दिया जाता था। किसी अगर वो जीव-जंतु पे होती थी तो जंतु का नाम उसे दे दिया जाता था। इस काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। अब बात ये है कि इस चीज से फायदा क्या हुआ? ठीक है? कि फायदा क्या था? हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? इससे क्या हुआ? हमें तारों की पहचान हो गई। क्या हो गई? तारों की पहचान हो गई, कि हमें पता है कि तारे एक ही जगह पे रहते हैं। ये बात आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। किसी ने तारों का अवलोकन किया हमने, और इस प्रकार के तारे आपके मिल गए, कि आपका इस प्रकार से तारे क्या है, ये एक ही इस प्रकार की आकृति बना रहे हैं, मतलब बीच में चमकीला तारा है। ठीक है? इस तारों का हमने नाम दे दिया, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्टार। क्या दे दिया? कि स्टार समूह है। ये तारों का कौन सा समूह है? स्टार समूह है। ठीक है? और स्टार समूह की दिशा कोई भी मान लीजिए, उत्तर दिशा मान लीजिए, तो हम जब भी बात करेंगे, और ये बात पूरे सबको पता लगी, आप लोगों को पता लगी, और मैंने बता दिया जो स्टार समूह है ये कौन सी दिशा में दिखाई देगा? दक्षिण में। कौन सी दिशा में? दक्षिण में। ठीक है? तो जब भी स्टार समूह की बात होगी तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि तुरंत ये उन 5 तारों की बात हो रही है जो दक्षिण दिशा में है। तो तारों की पहचान हो गई ना? वैसे तो तारे इतने ज़्यादा हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे? ठीक है? तो मैंने आपको इन 5 का एग्जांपल देके बताया, स्टार नाम तो स्टार समूह हो गया, दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ पे दिशाओं का पता लगाने के लिए काम आ जाएँगे। ठीक है? आप रात्रि में खो गए और आपको याद है कि स्टार समूह हमें देखते दक्षिण दिशा कौन-सी है, तो आप जल्दी से आकाश में देख लेंगे कि स्टार समूह आपको इस दिशा में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो आपको पता लग जाएगा ये क्या कौन-सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इस प्रकार क्या था, जब हम इनको आकृति में फिट कर लेते थे, और क्या होता था, तो इन तारों की पहचान हो जाती थी, और ये इनसे हमारी और भी प्रकार से सहायता करते थे, जैसे दिशा का पता लगाने में। ये चीज आपको क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें? तो चलिए,
ये काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। अभी हम रियल में देखेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण देके बताया। अब रियल में देखेंगे कि किस प्रकार से तारों की पहचान हुई। तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए उपयोगी कौशल था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी चीज थी उनकी यात्रियों के लिए जो यात्रा करते थे, क्योंकि उन्हें दिशाओं का पता लगाना होता था। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय दिक्सूचक के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्न ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। इसने कहा कि जब आपका दिशा दिक्सूचक नहीं आया था या चुंबक नहीं आया था, हमें उत्तर दक्षिण की पहचान नहीं हो पाती थी, तो हम दिशाओं का पता कैसे लगाते थे? हम दिशाओं का पता लगाते थे तारों की सहायता से। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार वाला, ठीक है। मान लो कि अब ऐसा तारा रियल में है तो हम स्टार से दक्षिण का पता लगा लेंगे कि दक्षिण दिशा कौन सी है, और उससे हम बाकी दिशाओं को भी पता चल सकता है। उसने कहा कि जो आपके यात्री थे या नाविक थे जो समुद्री जहाज लेकर चलते थे, तो वे नाविक होते हैं, ठीक है। तो उनको दिशाओं का पता किसकी सहायता से लगता था? तारों की सहायता से लगता था। वैसे अगर आपको एक दिशा का पता लग गया ना, तो बाकी दिशाओं का आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, क्योंकि आपको मैंने जब मानचित्र बनाया था तो उसमें बताया था कि जो दिशाएं होती हैं, ये आपकी नॉर्थ, ये आपकी साउथ, ये आपकी वेस्ट पश्चिम, और ये आपकी पूर्व। ठीक है, तो अगर आपको साउथ को पता लग गया तो आपको पता है कि आपको क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की दिशा में, और आगे 90 डिग्री पे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपके सामने क्या है कि मैं साउथ दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे कौन सी दिशा में जाना है? मुझे जाना है आपका नॉर्थ में। तो मुझे सिंपल हो जाएगा कि बिल्कुल बैक साइड क्या है? नॉर्थ दिशा है। और यदि मैं आपको घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो वेस्ट आएगा। क्या आएगा? वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा किसे आएगी कि जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी का तो आपको पता है कैसे चलती है, तो ऐसे इस प्रकार कौन सी? ये वेस्ट है। और मैं एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा साउथ से, तो क्या आ जाएगी? ईस्ट आ जाएगी। तो क्या आपको चीजें समझ में आ गई कि एक दिशा पता लगने के बाद आप बाकी की दिशाएं कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि आपको ये चीजें सिर्फ याद होनी चाहिए भी। देखिए, मान लेते मुझे नॉर्थ पता लग गई, तो मैं इस साइड मुंह करके खड़ा हूं तो नॉर्थ हो गई। और मुझे साउथ पता करना है तो मुझे पता है कि नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगी? साउथ होगी। मेरे पीछे की साइड कौन सी दिशा है? आपकी साउथ है। वेस्ट में जाना तो मुझे पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, उल्टा, कि इस साइड वेस्ट है। अगर मुझे साउथ में सॉरी ईस्ट में जाना है तो इस साइड जाऊंगा तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। आपको टॉपिक समझ में आ गया ये? तो इसी प्रकार ये सारी चीजें घटित होती थी। अभी भी आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग वैकल्पिक विधि के रूप में होता है। अभी भी यदि आपके पास दिक्सूचक नहीं है, आप कुछ इमरजेंसी होती है, तो आप तारों से दिशाओं का पता प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व काल में तारों समूह के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। इसने कहा कि जो पूर्व काल में ना तारों का जो समूह होता था ना, उसके पैटर्न को क्या कहा जाता था? तारामंडल कहा जाता था। मतलब कोई तारे अगर आकृतियां बना रहे हैं ना, तो उसको एक क्या कहा जाता था? तारामंडल। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न होते थे। अब देखिए फर्क क्या आया है कि पहले जैसे ही इन्होंने आकृति 5 स्टार वाले से लेके चलते हैं भी। अभी ये हो गया आपका 5 स्टार वाला हो गया, आपको ध्यान है? ये हमने स्टार इसको नाम दिया था, मैंने खुद की मर्जी से बना दी, कोई ना कोई ऐसा होगा ही, लेकिन हम समझने के लिए बना रहे। तो कहता है कि पहले तो सिर्फ इसको तारामंडल कहा जाता था भी, लेकिन अब जहां जिस आकाश के जिस भाग में ये मौजूद है ना, उसको क्या कहा जाता है? इसके नाम से जाना जाता है, इसको तारामंडल कहा जाता है। आकाश का भाग हो गया अब ये तारामंडल। ठीक, मतलब कि पहले तो क्या था कि आकृति जो बनाते हैं तारों का समूह, उस आकृति को तारों के समूह का तारामंडल। लेकिन अब वो जो आकृति आकाश के जिस भाग में मौजूद है ना, उस पूरे भाग को ही क्या कहा जाता था? तारामंडल कहा जाने लगा। अब कहा जाता था नहीं, कहा जाने लगा अब फिलहाल। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे हाथ पांव तारों की आकृति है, ठीक है, इस कमरे में मौजूद है। पहले तो सिर्फ मुझे ही क्या कहा जाता? तारामंडल कहा जाता था। लेकिन अब इस पूरे कमरे को ही तारामंडल कहा जाने लगा, क्योंकि ये जो आकृति बना जा रही है ना, ठीक है, तो वो आकृति कहाँ है? इस भाग में मौजूद है। तो उसी प्रकार दूसरी आकृति दूसरे भाग में मौजूद होगी, हम आगे पढ़ेंगे।
कि किस प्रकार से विभाजित किया गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पहले किसको कहा जाता था? तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता था, जो आकृति बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो आकृति जिस आकाश के जिस भाग में मौजूद है ना, उसको ही क्या कहा जाता? तारामंडल कहा जाता। क्योंकि आकाश के इन भागों में प्राय तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है, इसलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। इसने कहा कि वैसे हम सामान्य बात करें तो तारों के समूह को भी तारामंडल बोल देते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा कि किसको तारामंडल कहा जाता है, तो आपको इसमें आप गलत मत कर देना कि जिस भाग में तारामंडल उपस्थित होते हैं ना आकाश के, उस भाग को तारामंडल कहा जाता है। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये देखिए, विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग-अलग ढंग से निर्दिष्ट किया कि तारामंडल को अलग-अलग की परिसीमा, मतलब उसकी जो सीमाएं है ना, वो कहाँ तक फैला है एक तारामंडल। तो जैसे हम बात करते आ रहे थे एक ही उसकी तारामंडल की हमारे की, उस चीज को समझिए ताकि आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर होगी। ये हमारा तारामंडल कौन सा है? ये वाला हमारा हो गया स्टार तारामंडल। अब क्या था कि अब इसकी सीमाएं, मैंने कहा था कि जिस भाग में मौजूद होगा उस पूरे भाग को तारामंडल कहा जाता। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार से होंगी या फिर इसकी इतनी बड़ी होंगी। तो ये सीमाएं किस प्रकार से होंगी? आकाश के कहाँ तक इसकी सीमाएं होंगी? तो इसने कहा विभिन्न संस्कृति तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से बताया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी, जब 20वीं शताब्दी आपकी स्टार्ट हुई में, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो आपका खगोलीय संघ था, उसने क्या किया कि सभी देशों की प्रतिनिधि आए कि हमें चलो आज इनकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं, और उन्होंने मिलकर आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए, 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए कि हमारे आकाश में कितने तारामंडल है, 88। इसका मतलब आपके आसमान को भी 88 भागों में बांट दिया गया है। संपूर्ण आकाश को 88 भागों में बांट दिया गया। आकाश के क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आकाश को 88 भागों में बांट दिया क्योंकि 88 तारामंडल है। आगे बात समझ में, तो 88 भागों में आकाश को बांट दिया। तो आपसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि हमारे आकाश को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है आपका 88 भागों में आपके आकाश को बांटा गया है। सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं। अब आ जाइए चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल दिखाए गए हैं, इनकी सहजता से पहचान की जा सके इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया। ये कहता है कि इसमें कुछ तारामंडल दिखाए गए 12.3 में, तो इनको कुल काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया ताकि आप इनको पहचानने की कोशिश करें कि इनसे कोई वस्तु बन रही है क्या। तारामंडल ओरियन को प्राय शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। इसने कहा कि जो एक तारामंडल है जिसका नाम ओरियन है, उसको क्या कहा जाता है? शिकारी के रूप में कहा जाता है। इस तारामंडल के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी कहलाते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरियन, जो शिकारी ओरियन आपका क्या है? तारामंडल है। एक बैल तारामंडल वर्ष या टॉर्च से युद्ध कर रहा है तथा ओरियन का कुत्ता मतलब ओरियन के साथ में एक और तारामंडल है जिसका नाम है आपका कैनिस मेजर। क्या नाम है? कैनिस मेजर। उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक, अब देखिए आकाश का सबसे चमकीला तारा। देखिए पहले आपको कौन सा पहचानना होगा? ओरियन तारामंडल। ठीक है, ओरियन से आप कहा जाएंगे? ओरियन से आप जाएंगे कैनिस मेजर पे। किस पे जाएंगे? कैनिस मेजर पे। और कैनिस मेजर का एक जो तारा सबसे आपका, तो वो क्या सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, तो उसको क्या क्या नाम सबसे चमकीले तारे का? सीरियस लुब्धक। अब देखिए आपको अब तक सारी चीजें समझ में आपको आ रही होंगी और अब आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए ये आपका तारा मंडल है जो तीनों की हम बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि ध्यान से देखिए सारी चीजें जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आकाश साफ है, आपका तारा को हम देख सकते हैं। तो जो तारे जो आकृतियां बना रहे हैं ना, तो वो आकृति आपकी तारामंडल कहलाती है। और क्या कर दिया हमने? तारामंडल के भागों को बांट दिया। क्या कर दिया? तारामंडल के भागों को हमने बांट दिया। ध्यान से देखना भी अब
सबसे पहले देखिए कि आकृति आपकी कौन कौन सी बनाएगी, क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे वो आकृतियां बना देता हूँ जो यहाँ पे बनाई हुई आपको। इसने कहा कि ये जो तारामंडल है ना, ये देखिए, तो इसको हमें पहचानेंगे तो आपको क्या कि 3 आपको तारे दिखाई देंगे भी, ठीक है। ये इसको बेल्ट कहा जाता है इसकी। तो इस प्रकार से आपको क्या कि तारे जब ये जोड़े गए ना, तो आपको इस प्रकार की आकृति इसने बनाई। और ये आप देख सकते हैं कि ऐसा दिख रहा है कि शिकारी हाथ में क्या है, बंदूक है। फिर कहा गया कि इसकी लड़ाई हो रही है इससे भी। ये जो तारामंडल है ना, इसको कहा जाता है वर्षभ या टॉर्च भी। और ये हम शिकारी हो गया। इसने कहा कि इसके पीछे हम आएंगे तो इस प्रकार से तारों को जब जोड़ के देखेंगे ना, तारे तो और भी हैं, तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमने जोड़ के देखा तो इस प्रकार से एक तारामंडल बना जिसको बोलते हैं कैनिस मेजर। और ये तारा इसका है ना सबसे ज्यादा चमकदार। अगर आपको ढूंढना हो ना, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे चमकदार तारा कहाँ है, उसे ही आप बना के देखेंगे। अपनी आंखों से बना के देखना, इमेजिनेशन में कल्पना करना किस प्रकार से तारा जुड़ गया। तो ये बताया गया है। तो ये आपका लुब्धक सीरीज है, ठीक है, जिसको आपको कैनिस मेजर बोलते हैं। ये आपका ओरियन तारामंडल है और ये आपका वेस्टोस। और आपको बताया था कि इनके आधार पे आकाश को भी बांट दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें। तो मतलब ये आकाश का जो ये क्षेत्र है ना, ये आपका किसका है, ओरियन का क्षेत्र है, ठीक है। इसी प्रकार कुल कितने क्षेत्र बनाए गए हैं, 88 क्षेत्र बनाए गए हैं। ये आपका वर्षभ टोरस का है, ये आपका कैनिस मेजर का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपका सबसे चमकदार तारा है, सीरियस तारा है आकाश का, वो कौन से तारामंडल में दिखाई देता है, तो आप बोल देंगे वो कैनिस मेजर में दिखाई देता है। हिंदी में उसका नाम लुब्धक है, इंग्लिश में इसका नाम सीरियस है। आपको आगे बात समझ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हो गई आपको सारी चीज समझ में। ये आपको कि जो लाल रेखाएं है वो पैटर्न को दर्शाती है, जबकि हरी रेखाएं आकाश के भागों को दर्शाती है। चित्र में दिखाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती, इन्हें केवल पहचान की सुविधा के लिए बना रखा है। कि जो डायग्राम में दिख रही है ना रेखाएं, ये आपको वैसे आकाश में नहीं दिखाई देगी, ये तो हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बना रखी काल्पनिक रेखाएं। जैसे हमने अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और मध्य रेखा को मान रखा है, उसी प्रकार इन रेखाओं को भी हमने मान लिया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। अब देखिए, अभी यहाँ पे कुछ और तारामंडल आपको दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए कि भारत का जो खगोल शास्त्र है कि जिसमें हम ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारा या तारामंडल के किया जाता है। किसने कहा कि जो भारत में जो खगोल शास्त्र है ना, तो उसमें तारामंडल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, कि उसमें तारामंडल के लिए आपका शब्द प्रयोग किया गया है नक्षत्र शब्द का उपयोग। किसका शब्द, नक्षत्र शब्द का उपयोग किया गया है। और आपको याद रखनी है तारामंडल के लिए क्या, जैसे आद्रा जो आपका नक्षत्र है, ओरियन तारामंडल में बीटलजूस नाम का तारा, ठीक है, जो आपका आद्रा नक्षत्र है ना, तो उस नक्षत्र को क्या कहा, उसका मतलब आद्रा जो नक्षत्र है उसको क्या कहा जाता है, जो आपका इसमें ओरियन नक्षत्र में बीटलजूस नाम का तारा है उसको कहा जाता है आद्रा नक्षत्र। जो कृत्तिका नक्षत्र है, भारतीय खगोल शास्त्र आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कृत्तिका नक्षत्र। तो उस वो कृत्तिका नक्षत्र क्या है कि जो वृष तारामंडल में प्लायोडिज नाम का तारा समूह है, यहाँ पे है प्लायोडिज। तो ये आपका कौन सा कृत्तिका नक्षत्र है। और एक और आपको बताया गया है कि एल्डेबरान वर्ष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के नाम से जाना जाता है, और काफी ज्यादा फेमस है कि रोहिणी जो नक्षत्र है ना, उसके आपने बार बार जिक्र सुनी होगी। तो वो कहाँ है, वृक्ष तारामंडल में एक तारा है एल्डेबरान। क्या है, एल्डेबरान। तो ये आपका रोहिणी। तो आपको याद रखना, अगर आपको डीप नॉलेज में जाना है तो आपको ध्यान रखना है कि 3-4 आपको तारे बताए हैं कि ये जो आपका यहाँ ना बीटलजूस, इस तारे को बोलते हैं बीटलजूस तारा। अब इस तारे की पहचान भी हो गई। आपको सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, आप इस दिशा में आएंगे जिस दिशा में ये है, सबसे पहले आप सबसे चमकीला तारा ढूंढ लेंगे, वहां से आप इस प्रकार की आकृति बनाएंगे और आप बीटलजूस तारे को ढूंढ लेंगे।
मिल जाएगा बेटलटूथ की। सबसे पहले आपको इन 3 तारों को ढूँढना है जो इसकी क्या है, बेल्ट बना रहे हैं शिकारी की, और इसके ऊपर आप सीधा जाएँगे तो आपको बेटलजूस तारा मिल जाएगा, और बेटलजूस तारे को ही भारतीय नक्षत्र में क्या कहा जाता है, आर्द्रा कहा जाता है। उसके बाद फिर आप सीधा जाएँगे, यहाँ पे आपको एक तारा मिलेगा जिसको बोलते हैं एल्डेबरान। क्या बोलते हैं? एल्डेबरान, जिसको क्या कहा जाता है, रोहिणी नक्षत्र कहा जाता है भारतीय खगोल शास्त्र में। और उसके बाद आपको मिलेगा एक प्लायोइड तारों का समूह, मतलब जो आपका ये नक्षत्र है ना, इसके सामने तारों का समूह मिलेगा जिसको बोलते हैं हम कृत्तिका, और उस तारों के समूह को बोलते हैं प्लायोइड्स। बताइए भी, सारी चीजें कंफर्म है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। यही मजा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का और समझने का, ताकि आपका एक से एक क्वेश्चन क्लियर होता जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको न बचे भी। चित्र 12.4 में तारों के 2 बिग डीपर और लिटिल डीपर दर्शाए गए हैं। अब आपका एक और क्या है कि तारा समूह की बात होगी, तो वो तारा समूह हम करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि 30 मिनट का टाइम हो चुका है। तो आप जैसे ही आपको कंप्लीट अगर बुक पढ़नी लाइन बाय लाइन, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, पार्ट 2 आपको ये मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, और उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ और तारामंडल की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।